नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों के एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में देश में हुए विकास कार्यों को लोगों के सामने रखा। प्रधानमंत्री ने राजस्थान की सभी लोकसभा सीटें जीतने का भी विश्वास जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए देश की नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए किए गए कामों का खास जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर खूब निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में यह मुहिम और तेज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के इतिहास में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब देश के नागरिकों का एक फैसला अगले सैकड़ों वर्षों तक भविष्य तय करता है। 2024 का ये चुनाव ऐसा ही एक बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति पर चलती है। पीएम ने पिछले 10 वर्ष में देश में हुए अभूतपूर्व विकास कार्यों का खास जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन पर जमकर कटाक्ष साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समाजवादी पार्टी को हर घंटे उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं, तो कांग्रेस को तो उम्मीदवार मिल ही नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को देश की आशा और आकांक्षाओं से कोसों दूर बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग वाली सोच हावी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के स्थापना दिवस पर कहा कि बहुत कम दशकों में ही भाजपा के साथ रिकॉर्ड संख्या में देशवासी जुड़े हैं। भाजपा ने लोगों का भरोसा और दिल जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर हजारों की तादाद में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वागत करने के लिए मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के संगरौली में एक चुनावी रैली को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से देश मजबूत होगा, जनता अपने वोट का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करने के बाद जयपुर में कांग्रेस की एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत अनेक वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर जनता इस बार कांग्रेस को मौका देती है तो घोषणा पत्र के 5 वादों के साथ 25 गारंटियों को भी कांग्रेस पूरा करेगी। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने रैली को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा पर तरह तरह के हथकंडे अपनाने का भी आरोप लगाया। इस मौके पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने घोषणा पत्र की जानकारी देते हुए कहा कि हमने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सिर्फ घोषणाओं की ही सूची नहीं है जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे। ये एक संघर्ष की आवाज है। तेलंगाना के सिकंदराबाद कैंट विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने नारायण श्री गणेश को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दक्षिण भारत में भी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने तमिलनाडु के उत्तरी चेन्नई से भाजपा उम्मीदवार आरसी पॉल कन्नगराज के साथ रोड शो किया। विपक्षी इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि गठबंधन के नेता राज्यों में आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन जब दिल्ली आते हैं तो गले मिलने लगते हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक सार्वजनिक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता चरणदास महंत के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में गोवा, मध्य प्रदेश और दादर नगर हवेली की 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ घोषणा कर सकती है, उन्हें पूरा नहीं कर सकती क्योंकि वे शासन में नहीं आ रहे हैं। भाजपा में अन्य दलों के नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में कई नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता कई नेताओं ने ग्रहण की। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने हरिद्वार में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। उन्होंने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की।
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने पटना में कहा कि सब नाराजगी दूर हो गई है। एनडीए गठबंधन पूरे देश में काफ़ी मजबूत है। इस बार एनडीए गठबंधन के तहत सब लोगों का प्रयास है कि बिहार में 40 की 40 सीटें हम जीतें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर सीपीआई के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सीपीआई के महासचिव डी राजा ने कहा कि हमारी पार्टी अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से लोगों के अधिकारों, लोकतंत्र की व्यवस्था और संविधान को बचाने के प्रयासों पर जोर देती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब सरकार किसी जाति, मजहब को नहीं बल्कि गांव, गरीब, किसान और महिलाओं को केंद्र में रखकर काम करती है, तब एक ही मंत्र गूंजता है, सबका साथ, सबका विकास। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ उसकी तुष्टीकरण की राजनीति और कर्नाटक में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था संभालने का कांग्रेस सरकार का गैर जिम्मेदाराना तरीका है। कर्नाटक में सूखे से संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्य सरकार को तत्काल राहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसी आपदा का इंतजार किए बगैर ही एसडीआरएफ फंड पहले ही जारी कर दिया था। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बेंगलुरु में पानी की कमी की स्थिति पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि ये चिंताजनक और दुखद है कि वैश्विक शहर बेंगलुरु पेयजल संकट से जूझ रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में निर्वाचित सदस्य के रूप में उन्हें शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के भूपति नगर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिसंबर 2022 के धमाके की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए की टीम आज सुबह तृणमूल कांग्रेस के नेता बलाय महती और टीएमसी के एक कार्यकर्ता मनोव्रत हजारा को पूछताछ के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान एनआईए की टीम पर हमला किया गया। कोर्ट के आदेश पर विस्फोट की घटना की जांच करने पर एनआईए पर यह हमला हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने भूपतनगर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एनआईए टीम पर हुए हमले पर भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि पश्चिम बंगाल के नागरिक होने के नाते हमें शर्मिंदगी हो रही है। उन्होंने कहा कि जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में भूपतनगर में पूछताछ के लिए तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता को ले जा रही एनआईए टीम पर हुए हमले के मामले में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल कोलकाता के चुनाव आयोग से जाकर मुलाकात की और वहां पर शिकायत भी दर्ज कराई। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एनआईए पर हमला किया। एनआईए टीम पर हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमारे देश में न्यायपालिका और कानून है। अगर ईडी और सीबीआई के खिलाफ कोई शिकायत है तो कोर्ट में जाना चाहिए। एनआईए पर हमले की निंदा करते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने कहा कि इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और मामले की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। भाजपा के स्थापना दिवस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी का ध्वज फहराया। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भाजपा स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा के स्थापना दिवस पर असम में गुवाहाटी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बिजुली कलिता मेधी की उपस्थिति में पार्टी का झंडा फहराया गया। भाजपा के स्थापना दिवस पर तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने पार्टी कार्यालय में झंडा फहराया। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पार्टी ने विकसित भारत की नींव रखी। अयोध्या में रामनवमी उत्सव की तैयारियों पर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि मंदिर ट्रस्ट ने रामनवमी मनाने को लेकर चर्चा की है और श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे रामनवमी पर अपने अपने स्थानों पर ही पूजा करें और उसके बाद अयोध्या आएं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि अगर शहर में अप्रत्याशित संख्या में श्रद्धालु आते हैं इससे कानून व्यवस्था पर दबाव पड़ेगा। पुलिस और प्रशासन का उद्देश्य शांतिपूर्ण रामनवमी समारोह सुनिश्चित करना है।
दिल्ली और हरियाणा में 7 स्थानों में बच्चों की तस्करी के मामले में सीबीआई ने छापेमारी करके 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टीम ने छापेमारी में 3 नवजात बच्चों को भी बरामद किया, जिनमें 1.5 दिन का एक बच्चा और 15 दिन के 2 शिशु शामिल हैं। बच्चों की तस्करी के मामले में सीबीआई ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत 10 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त एंटी नक्सल ऑपरेशन में घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने एक एलएमजी और एक AK-47 समेत कई अन्य हथियार भी बरामद किए। मध्य प्रदेश के सिवनी में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ये हादसा पुलिस की और कार के बीच हुई टक्कर की वजह से हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। झारखंड में बीजेपी नेता सीता सोरेन ने दुर्गा सोरेन की मृत्यु की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु संदेहास्पद स्थिति में हुई। उन्होंने कहा कि जेएमएम में रहते करते हुए उन्होंने कई बार ये मुद्दा उठाया, लेकिन वहां किसी ने नहीं सुना। ओडिशा के अंगुल में एनटीपीसी तालचेर कनिहा थर्मल पावर स्टेशन में आग लग गई। एनटीपीसी लिमिटेड के अनुसार आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया और घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में कहा कि आज भाजपा अपना स्थापना दिवस मना रही है और ये सभी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का दिन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी विश्व की सबसे मजबूत पार्टी बन चुकी है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। राउस रेवेन्यू कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई अब 18 अप्रैल को होगी। 29 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार $2.94 अरब बढ़कर $645.58 अरब हो गया। इसी के साथ देश का विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल भंडार में उछाल ये लगातार उछाल का छठा सप्ताह रहा। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में $140 बिलियन बढ़कर लगभग $643 बिलियन हो गया था। केंद्र सरकार द्वारा हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस सहित कई कंपनियों को नई लॉन्च की गई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 के तहत दोपहिया वाहन बेचने और सब्सिडी क्लेम करने की अनुमति दी। मेटा के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। जुकरबर्ग ने टेस्ला के मालिक एलन मस्क को पीछे छोड़कर 2020 के बाद पहली बार यह स्थान हासिल किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के ताजा सूची के अनुसार मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति 2020 के बाद पहली बार उछलकर $187 अरब हो गई है। वहीं एलन मस्क की कुल संपत्ति $181 अरब दर्ज की गई है। अपनी वृद्धि योजनाओं में तेजी लाने के लिए JSW एनर्जी लिमिटेड ने अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी सहित संस्थागत निवेशकों को शेयर बेचकर 5,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट शेयर और वारंट जारी कर 3,911 करोड़ रुपए जुटाए। वर्ष 2022-23 के दौरान सिंगापुर और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 35.6 अरब अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया। डिज्नी प्लस बहुत जल्द ही लॉग इन पासवर्ड शेयरिंग के ऑप्शन पर बैन लगाने की तैयारी में है। बीते कुछ समय से अचानक परेशानी में आई विस्तारा एयरलाइंस की मुश्किलें जल्द ही खत्म हो सकती हैं। वर्ष 2024 के दौरान भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 66% की वृद्धि दर्ज की गई।
केंद्रीय बैंक के नियमों के उल्लंघन करने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा IDFC फर्स्ट बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नैस्डैक लिस्टेड कंपनी कॉग्निजेंट ने अपने कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि को 4 महीने के लिए टाल दिया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 60 से अधिक स्टेशनों की सह ब्रांडिंग प्रतिष्ठित कॉरपोरेट, PSU और मीडिया कंपनियों के साथ की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल 87 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर रहा। रूस द्वारा किए गए एक हवाई हमले में यूक्रेनी शहर खार्किव में 6 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेनी सैन्य बलों ने हमले की जानकारी देते हुए कहा कि हवाई सुरक्षा ने रूस द्वारा लॉन्च किए गए 32 में से 28 ड्रोन और 9 में से 3 मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। इजरायली सुरक्षा बलों ने दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनुस में बंधक बनाए गए 47 वर्षीय किसान के शव को बरामद कर लिया है। रूस के ओर्ख शहर में बाढ़ में फंसे 700 अधिक लोगों को एक विशेष अभियान चलाकर बाहर निकाला गया। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन के इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग को नीदरलैंड के हेग में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भारत की अनुपमा उपाध्याय ने कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंजर बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल के खिताब को अपने नाम कर लिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में 1-5 से शिकस्त हासिल हुई है। पेरिस ओलंपिक को लेकर बेहद अहम मानी जा रही है सीरीज। IPL में शुक्रवार को खेला गया सनराइजर्स का मैच हैदराबाद के नाम रहा। SRH ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इंग्लिश क्रिकेटर जोफ्रा आर्चर 2025 तक टेस्ट क्रिकेट से दूर हो गए हैं, लेकिन इस साल होने वाले T20 विश्व कप में उन्होंने खेलने का लक्ष्य रखा है। भारत की युवा निशानेबाज मनु भाकर ने देश के खेलों के विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। मनु भाकर ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि प्रधानमंत्री के सपोर्ट की वजह से खिलाड़ियों की लगन और मेहनत निखर कर सामने आती है। उन्होंने भारत में खेल के क्षेत्र में अनंत संभावनाओं से भरे उज्जवल भविष्य की उम्मीद जताई है। फिडे कैंडिड 2024 चेस टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में डी गुकेश ने अपने हमवतन प्रतिद्वंदी आर प्रज्ञानंदा को हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। भारत के यूकी भांभरी और उनके फ्रेंच जोड़ीदार अल्बानो एलिवेट्टी को मराकेश ओपन के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। अमेरिका की डेनियल कॉलिंस ने बेल्जियम की एलाइस मार्टिन्स को हराकर चार्ल्सटन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ग्रीस की मारिया सक्कारी ने भी चार्ल्सटन ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। रूस की वेरोनिका कुदरमेतोवा को उन्होंने मात दी। अमेरिका की जेसिका पेगुला का सेमीफाइनल में सामना रूस की दारिया कसत्तीना से होगा। पेगुला का अब तक का सफर शानदार रहा है। अमेरिका के बेन शेल्टन ने ATP हाउस्टन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में ब्रेंडन नकाशिमा को उन्होंने मात दी। प्रीमियर लीग में कल लिवरपूल का सामना मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ होगा। मुकाबले को लेकर फुटबॉल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। दक्षिण अफ्रीका के फुटबॉलर ल्यूक फ्लीवर्स की कार हाईजैकिंग के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी। कश्मीर घाटी के सोपोर की रहने वाली 9 साल की हुर्मत इरशाद का सपना देश के लिए क्रिकेट खेलने का है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि इस प्रकार के वीडियो देखने पर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राजकुमार राव की आगामी फिल्म श्रीकांत का पहला लुक जारी हो गया है। मशहूर उद्योगपति श्रीकांत की जिंदगी पर आधारित ये फिल्म 10 मई को रिलीज होगी। विक्की कौशल ने अपनी फिल्म छावा की शूटिंग पूरी कर ली है। फिल्म में विक्की छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार में नजर आएंगे। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बन रही वेब सीरीज हीरा मंडी से फरदीन खान का पहला लुक जारी हो गया है। इस सीरीज से लगभग 14 साल बाद फरदीन सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। विद्या बालन और प्रतीक गांधी स्टारर फिल्म 2 और 2 प्यार 19 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। साउथ अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म
द गोट लाइफ ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की कमाई करने वाली ये पहली मलयालम फिल्म बन गई है। प्रभास की बहुचर्चित फिल्म कल्कि के रिलीजिंग के पहले इसके निर्माताओं ने एक बड़ा फैसला किया है। रिपोर्ट्स की माने तो बहुत जल्दी फिल्म के स्पेशल एनिमेटेड वर्जन को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 2 शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने रिलीजिंग के महज कुछ ही दिनों में वर्ल्ड वाइड 82.58 करोड़ रुपए की कमाई की है। हिंदी सिनेमा की पहली महानायिका सुचित्रा सेन की आज 93वीं जयंती है। फिल्म 7 नंबर कोयदी से अभिनय पारी शुरू करने वाली सुचित्रा ने अपने करियर में दर्जनों हिट फिल्में दी। हॉलीवुड के चर्चित अभिनेता एड्रियन शिलर का 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। एड्रियन शिलर को नेटफ्लिक्स की सीरीज द लास्ट किंगडम के एथेलहेम की भूमिका के लिए जाना जाता है। सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचाने के बाद जीवी प्रकाश की फिल्म रिबेल OTT प्लेटफॉर्म पर धूम मचाने के लिए तैयार है। 1980 की मुन्नार की सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म अमेजॉन प्राइम पर स्ट्रीम की जा रही है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार। देखिए हमारे साथ है मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आप